हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में जितने भी विद्यार्थी साइंस का एग्जाम दिए हैं उन लोगों के लिए आज मैं साइंस का 80 सवालों का ऑब्जेक्टिव, जो 80 सवाल ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का बारी बारी से राइट आंसर बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें आपको 100% मैं सही आंसर बताऊंगा। और आप लोग जल्दी से अपना क्वेश्चन में मिला लीजिएगा कि मेरा कितना सही हुआ। साइंस का ऐसे में क्वेश्चन जो आया है वो एकदम ना इजी है ना ही हाई लेवल का है, ये मॉडरेट में है। ठीक है, तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को मिला लीजिए, मैं 100% सटीक और सही आंसर बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बिना देरी किए मैं आप लोगों को लेके चलता हूं प्रश्नों की श्रृंखला में, जहां पे आप लोग 80 सवालों को आज एग्जामिनेशन में कैसे फोड़े हैं, क्या किए हैं, वह अब आप तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपका साइंस में कितना सही है 80 में ऑब्जेक्टिव। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप लोगों को मैं बताने का प्रयास करता हूं कि क्वेश्चन में कितने सही होंगे और कौन सा क्वेश्चन गलत पूछा है ये भी मैं बताऊंगा। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, अगर क्वेश्चन राइज करने का टाइम आएगा तो कौन सा क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्शन रेज कीजिएगा वो भी मैं बताने वाला हूं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है साथी मेरे, कह रहा है कि वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं। तो वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं, तो पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब समझिए साथी, 13 से 18 तक पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 1 से और वर्ग 2, यानी वर्ग 1 और वर्ग 2 को हम लोग एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के ग्रुप डी, मतलब उसको क्या कहते हैं, ब्लॉक डी के नाम से जानते हैं। और नीचे का जो 2 गो है उसको हम लोग ब्लॉक एफ के नाम से जानते हैं। तो चलिए मैंने चारों ऑप्शन के बारे में आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी जिसकी परमाणु संख्या सबसे ज्यादा होता है उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा फास्फोरस की है, परमाणु संख्या 15 होती है, तो इसलिए इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन नंबर हम आप लोग को बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है, यानी जिससे प्रदूषण नहीं फैल सकता है उसको आपको ऑप्शन में चुनना है। कह रहा है कि सौर ऊर्जा, जल वैद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो इसमें सभी हो जाएंगे, ऑप्शन सभी सही है क्योंकि इन सभी से प्रदूषण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। तो ओजोन परत के लिए कार्बन यानी CFC जो होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, तो ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि आहर और पाइन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है, यानी पुराने जल संचयन की जो व्यवस्था है तो वह बिहार में है। आहर और पाइन कहाँ के हैं, बिहार के हैं। तो चलिए अगला अब हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है, मृदा भी है, जल भी है और वायु भी है। तो मृदा, जल और वायु यानी ऑप्शन नंबर सब है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहे थे, निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन से हैं। वनों पर आधारित उद्योग कौन से हैं। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाऊंगा, तो लाख उद्योग, कागज उद्योग, लकड़ी उद्योग। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि हमें किसमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। तो किससे आयोडीन अधिक मात्रा में आपको प्राप्त होता है, क्या चावल खाने से आयोडीन मिलता है, चीनी खाने से आयोडीन मिलता है। आपको आंसर में नमक, डायरेक्ट सारे बच्चे सही किए होंगे। बहुत अच्छा। तेल लगा कागज कैसा होता है साथी मेरे, तेल लगा कागज कैसा होता है, तो पारभासी होता है। पारभासी कैसा होता है, पारभासी। पारदर्शक में ग्लास होता है, जो शीशा का ग्लास होता है ये सब होता है। अपारदर्शक ईंट पत्थर ये सब चीजें होते हैं, आपको ये भी पता होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से कौन से प्रकाश पुंज होते हैं। तो समांतर प्रकाश पुंज होते हैं। कौन से प्रकाश पुंज होते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। अगला क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण में बना
काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण में सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, साफ बनता है, इसलिए हम लोग आसानी से देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन यार कितना वीवीआई दिया है कि निम्न में से कौन सा दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र पहचानना है। ऑप्शन 4 को दिया है आपके सामने, जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़े होंगे उनको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दर्पण सूत्र सिद्ध होता है 2 बार, एक अवतल दर्पण में, एक उत्तल दर्पण में। कितने बार इस पे फॉर्मूले क्वेश्चन बनते हैं, तो ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। 1/v + 1/u = 1/f को क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, तो साथी मेरे आभास, जब भी आप आभास कीजिएगा तो सीधा, यानी कभी कोई चीजें सोचिएगा तो वो सीधा सोचिएगा। आप भी सोच रहे होंगे कि मैट्रिक में मेरा बहुत अच्छा नंबर आ जाए, टॉपर बन जाऊं, तो एक क्या कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं, यानी काल्पनिक कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है। चलिए साथी, बहुत अच्छा, आप लोग तो फोड़ दिए होंगे एग्जामिनेशन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो दर्पण में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखे होंगे। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया है, तो साथी मेरे आप लोग जानते हैं कि सूत्र जानते हैं, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर r/2 होता है, तो बस क्या करना है, 32 में 2 से भाग लगाइए, आपका आंसर निकल के आ गया। आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, आंसर नंबर इसमें आ जाएगा डी, क्योंकि 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16, 16 दूना 32 होता है। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आवर्धक शीशा, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, किसे कहते हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो कहते हैं वो किसको कहते हैं साथी मेरे, तो उत्तल लेंस को कहते हैं। किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को। ये जिसने लगाया है थोड़ा सा उसका मिसमैच है, आंसर गलत हो गया है, तो चलिए, क्योंकि ये उत्तल लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे कि हार्मोन जो किशोरों में यौना अवस्था के लक्षण को नियंत्रित करता है वह क्या कहलाता है। यौना अवस्था में जो लक्षण किशोरों में होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, इसी से दाढ़ी मूछ का सब निकलना होता है, कंट्रोल होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टूला। ब्लास्टूला साथी कहते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन ही आपको समझ में नहीं आया होगा, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में, यानी सबसे पहले गर्भपात करना चाहते हैं तो कितने दिनों में, तो लगभग उसकी अवधि होती है 3 महीने या उसको 12 सप्ताह, यानी बोल सकते हैं 12 सप्ताह 84, लगभग 90 दिन के आसपास आप आसानी से गर्भपात कर सकते हैं। उसके बाद नहीं हो सकता है, जब अंग निर्माण हो जाएगा, परिपक्व भ्रूण हो जाएगा, तो आप नहीं कर सकते हैं, काफी दिक्कतें प्रॉब्लम हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन से हैं, तो कृत्रिम में पार्क आता है, फुलवारी जिसको बाग बगीचा हम लोग कहते हैं, जीव जलशाला कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जिसने करेक्ट किया है तो करेक्ट है, जिसका भी क्वेश्चन ए है वो करेक्ट किया है इसका। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है। अपघटन पर्यावरण बताइए, सूखे पत्ते का अपघटन हो जाता है, आसानी से होता है, भोजन का आसानी से हो जाता है, मृत जीव का हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक को आप चाहिए कि आसानी से अपघटित कर लें तो ये नहीं हो सकता है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 21, सही आहार श्रृंखला। साथी मेरे ये आहार श्रृंखला बहुत क्वेश्चन पूछता जाता है, तो सही आहार श्रृंखला का बताइए। मछली घास को खाती है और घास गाय को खाता है, ये तो ऑप्शन गलत है, ये नंबर। बकरी घास को खाती है, घास हिरन को खाती है, नहीं, ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। घास को कौन खाता है, हिरन खाता है, हिरन को कौन खा जाता है, तो शेर। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जिसने भी ये क्वेश्चन किया है बहुत अच्छा से करेक्ट किया है। चलिए, अगला कह रहा है कि जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह क्या कहलाते हैं। जैविक प्रक्रम द्वारा जो अपघटित हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, जैव निम्नीकरणीय योग्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरण, जो जिसका विघटन हो गया, बायोडिग्रेडेबल, जिसको बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है। कचरे का प्रबंधन, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गड्ढों में खोद कर सकते हैं या उसको पुनर्चक्रण के माध्यम से भी कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है साथी मेरे, सूर्य के पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है? तो सूर्य से पराबैंगनी किरणें जब आएगी तो त्वचा कैंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं? यानी कौन से वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक एवं आभासी तो ऑप्शन अवतल लेंस द्वारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, श्वेत प्रकाश में कौन सा रंग वर्ण किस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो सबसे कम बैगनी हापी नाला, सबसे ज्यादा बैगनी झुकता है, सबसे कम लाल वाला झुकता है। इस प्रश्न का आंसर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? परिचारिका या आयरिस पुतली की साइज को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, निकट यानी अवतल लेंस, सीधा बात है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सी कुंडली की प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? तो कुंडली के प्रतिरोध यानी आर निकालने का, तो आर भी बराबर आई इंटू आर होता है, तो आर बराबर भी बटा आई हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? तो यूनिट होता है। यूनिट होता है क्योंकि 1 किलोवाट घंटा होता है, तो इसमें किलोवाट प्रति घंटा दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए किलोवाट घंटा दिया रहता तो किलोवाट घंटा या यूनिट को मार
साथ ही मेरे अगर आप लोगों को वीडियो में साउंड कट गया होता उसके लिए सॉरी। मैं जहाँ जहाँ ऑप्शन को टिक किया हूँ वहाँ पे मैं बता दिया हूँ। बीच ही में माइक का कुछ प्रॉब्लम हो गया जिससे आप लोगों को वीडियो सुन नहीं पा रहे होंगे। तो चलिए, जो मैंने आंसर लगाया था उसको मैंने घेर दिया है, आप लोग उससे मिला सकते हैं। अगला हो जाएगा, कितना नंबर क्वेश्चन गए थे हम लोग? 50। कह रहा कि निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध होती है? तो ज्वारीय, सागरीय और तरंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। कह रहा कि तारापुर ऊर्जा, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तारापुर महाराष्ट्र में है। तारापुर महाराष्ट्र। किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो सबको परिभाषा याद होगा, एक लाइन का परिभाषा है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें होता है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है। किसका संयोग होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है। निम्न में से संश्लेषित सूचक क्या है? संश्लेषित सूचक जो है वो लिटमस पत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो क्षार जो है जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्षार। क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। लंबाई बढ़ने पर ताप का प्रतिरोध क्या होता है जी? लंबाई बढ़ने पर ताप का प्रतिरोध बढ़ता है। इसमें जो लगाए हैं घटता है, इनका आंसर गलत है। कह रहा है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? तो साथी मेरे 1.60 × 10⁸ ओम मीटर होती है विद्युत में, सिल्वर में। अगला कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? तो जीवाश्म ईंधन जलेगा तो क्या नहीं मुक्त करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं करेगा, ऑक्सीजन नहीं करता है। साथ ही मेरे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। कह रहे कि टिंचर आयोडीन विलयन होता है एथिल अल्कोहल का। एथिल अल्कोहल के साथ अगर आयोडीन मिला दिया जाता है तो टिंचर आयोडीन बन जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है, CH3CH2CH2OH का IUPAC नेम क्या होता है? तो इसका 3 प्रोपेनॉल नेम होता है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो इसका नाम फुल फॉर्म होता है। निम्न में से कौन से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मीथेन गैस होता है, एथाइन गैस होता है, एथेन गैस होता है और एथेनॉल जो हमारा होता है वो हमारा किस अवस्था में रहता है? तो वो द्रव अवस्था में रहता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो नाइट्रोबेंजीन बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रोबेंजीन बनाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तो इसमें एथेनॉल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बाकी किसी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा डोबेराइनर का त्रिक नियम है? डोबेराइनर का त्रिक नियम साथी मेरे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ए जो है ए ग्रुप नंबर 17 का जो हैलोजन का है उसी में का है और ये डोबेराइनर के त्रिक नियम का पालन करता है। अगला है, ओजोन के अणु सूत्र में होते हैं O3। कितने होते हैं? O3। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो 2 आबंध होते हैं। ए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है? तो अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है जो कि अवशेष के रूप में बचा हुआ है, तो इसको अवशेषी अंग बोलते हैं। शाकाहारी जीवों में आंत की छोटी लंबाई क्या होती है? अधिक लंबी होती है, जबकि मांसाहारी में यह क्या होती है? छोटी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 नंबर पे हम लोग आ गए कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है साथी? तो चाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? चाइल। मूल रोम
के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि से होता है? तो परासरण से होता है। किससे होता है? परासरण, जिसको ऑस्मोसिस प्रेशर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि उच्च रक्तचाप अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप जिसको हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं, क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वास रंध्र होते हैं? तो तिलचट्टे में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। हृदय में रक्त का प्रवाह कैसा होता है? तो ए ऑप्शन नंबर ए भी होगा और बी भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में सही होगा। बाएं अलिंद से बाएं निलय, फिर दाएं अलिंद से दाएं निलय में ब्लड होते हुए आता है। तो ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथ ही अगला क्वेश्चन है 80 नंबर ए। अब हम लोग फिनिश कर दिए। कह रहा है कि रुधिर क्या है? तो रुधिर जो है, रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये ब्लड है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। आगे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रकाश पुंज क्या है? कितने प्रकार के होते हैं? पानी में रखा सिक्का उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है? तारे ग्रह के मुख्य अंतर लिखे। चुंबकीय विद्युत चुंबक कैसे कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन क्या है? फिजिक्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। जीवाश्म ईंधन क्या है? उदाहरण सहित लिखे। नाभिकरणीय एवं अनाभिकरणीय स्रोत क्या है? ये भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगला ऑरेस्टेड के प्रयोग। देखिए साथी, ऑरेस्टेड के प्रयोग को दर्शाने के लिए यह धारावाही चालक में इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये भी क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछा हुआ है। फिजिक्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फिजिक्स का, उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए एक विधि का वर्णन करें। अब हम लोग रसायन शास्त्र में कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन के लोहे के टुकड़े डाल देने से विलयन का रंग कैसे बदल जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना जरूरी होता है, व्याख्या कीजिए। अम्ल क्या है? कोई उदाहरण दो उदाहरण देना है। अम्ल का एक सूचक का स्पष्ट करना है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी कौन धात्विक गुण प्रदर्शित करता है? एलिफेटिक के क्या है? समजातीय श्रेणी क्या है? ये तो साथ ही बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। बांध से क्या लाभ होता है? अब हम लोग उसी का केमिस्ट्री का ही देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर में पूछा जाता है। कह रहा है कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। सजीवों के मुख्य 4 लक्षण को बताइए। लगातार दौड़ने पर व्यक्ति के मांसपेशियों में क्रैम्प क्यों होता है? लैक्टिक एसिड के कारण हो जाता है साथी। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है और 2 नंबर में पूछा है, आप लोग आसानी से बनाए होंगे। रक्त पुट्टिकाणु का क्या महत्व है? अगला है कि पौधे में कुछ उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखे। ऑब्जेक्टिव में भी 1-2 को पूछा हुआ था, जैसे बबूल के पेड़ का पूछा हुआ था, तो 1-2 को का नाम लिख देंगे। कह रहा है कि मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी होती हैं? फिर मेनार्क और मोनोपॉज में क्या अंतर होता है? यानी जो मासिक धर्म शुरू होता है उसको मेनार्क कहते हैं, जब स्टॉप होता है यानी बंद होता है 45 से 48 वर्ष की अवस्था में, तो उसको मोनोपॉज बोलते हैं। जैव विकास का क्या तात्पर्य है? पारितंत्र के अपघटकों की क्या भूमिका होती है? और मनुष्य में श्वसन का एक नामांकित चित्र बनाना है और यकृत के कार्य को लिखना है। तो साथ ही मेरे ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि सीरीज संख्या जे का पूछा हुआ है, साइंस का क्वेश्चन है। तो मैं आप लोग को इनका सभी सटीक क्वेश्चन बताने का प्रयास किया। आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके लिए चैनल का नाम है सनराइज क्लासेस। अगर अभी तक वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब करके ही मिलाएं, ताकि उसकी आपको जो वीडियो प्रोवाइड की जा रही है उसकी पूर्ण रूप से और भी आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हम लोग पूर्ण रूप से वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर। आपकी एग्जामिनेशन बेस्ट है। चलिए आप लोग अब आगे जो एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अपडेट में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।